लास्ट क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी लास्ट टॉपिक डील किए थे ना, है ना। हम लोग लास्ट क्लास में आखिरी टॉपिक इलास्टिसिटी डील किए थे। इलास्टिसिटी सबको समझ में आ गया था, ठीक है। अच्छा, पूर्णतः प्लास्टिक और पूर्णतः इलास्टिक मतलब पूर्ण प्रत्यास्थ या पूर्ण प्लास्टिक। तो एक एग्जांपल वैक्स जो होता है वो क्या होता है? हाँ, मोम या वैक्स होता है, वो प्लास्टिक होता है या इलास्टिक होता है? प्लास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि उसका अगर शेप और साइज अगर हम उसका बदल दें तो वो वापस अपने नहीं आता है। और जो ये वापस आने वाला गुण है उसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। स्ट्रेस क्या होता है? जैसे हम इलास्टिसिटी में बोले कि वो वापस आने वाला गुण, वो गुण क्यों होता है कि अगर हम किसी चीज को डिफॉर्म किए, मतलब उसका शेप और साइज जो है उसको अलग कर दिए अपने बाह्य दबाव से या बाह्य फोर्स से, मतलब बाह्य बल से, अगर हम किसी चीज को डिफॉर्म कर दिए, उसका शेप एंड साइज चेंज कर दिए, तो वो वापस अपने शेप एंड साइज में आना चाहता है। आने चाहते के गुण को हम लोग इलास्टिसिटी बोल रहे थे। लेकिन वो आने चाहने, जो पिछले अपने शेप में आना चाह रहा है, पुराने शेप में, वो शेप आने के लिए क्या है, उसको अंदर से कोई बल लगाना पड़ेगा, है ना। अगर हम बाह्य बल से, जैसे हम वो बॉटल वाला एग्जांपल दिखाए थे लास्ट क्लास में कि बाह्य बल से हम बॉटल का शेप जो है वो बिगाड़ दिए तो वो बॉटल जो है वो वापस से अपने पुराने अवस्था में या पुराने शेप में आना चाह रहा था। इस पुराने शेप में आने वाले गुण को हम लोग इलास्टिसिटी बोल रहे थे। लेकिन वो जो पुराने शेप में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर से कुछ, जब बाहर से बल लगाए तो वो वापस अंदर से कुछ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है या बल लगा रहा है। इसी बल को हम लोग स्ट्रेस या प्रतिबल बोलते हैं। बात समझे कि अगर हम किसी चीज पे कुछ बल लगाते हैं तो उसको आंतरिक, अंदर से जो उसका इंटरनल फोर्स या आंतरिक जो बल लगता है वापस उसी पोजीशन आने में, उसी को हम लोग स्ट्रेस या प्रतिबल बोलते हैं। तो लिखो प्रतिबल या इंग्लिश वाले स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर, कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में, उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उस वस्तु की तो उस वस्तु की प्रत्येक काट, प्रत्येक काट यानी कि एवरी सेक्शन, ठीक है। तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर, तो उस वस्तु की प्रत्येक काट बाह्य बल के बराबर, परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल, कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक मीन समझ रहे हैं ना, इंटरनल, अंदर से, ठीक है, उत्पन्न हो जाते हैं,
उत्पन्न हो जाते हैं, कॉमा, जो यह प्रयास करते हैं, जो यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार, कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लें, को प्राप्त कर लें, इस फुल स्टॉप, इस प्रकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं। इस प्रकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, जो पिछले क्लास में हम एग्जांपल समझा रहे थे इलास्टिसिटी वाला, जैसे हम इसमें दबाव है, इसको दबाए तो इसका हम क्या किया, आकृति बदल रहे हैं, आकृति बदल रहे हैं, तो इसमें इलास्टिसिटी के कारण वापस आकृति वैसा ही बन जा रहा है, जब जैसे ही हम बल हटाएंगे वापस वैसा ही बन जा रहा है। तो जब हम दबा रहे हैं, जिस बल से हम दबा रहे हैं, उसी बल से इसका जो आंतरिक बल है उसके विपरीत दिशा में, जैसे हम अगर बल लगा रहे हैं इस दिशा में, ये पेन से ज्यादा समझ में आएगा, अगर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो आंतरिक बल किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में, और उसी के बराबर होगा। इसी को हम लोग प्रतिबल, नाम से ही लग रहा है, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु का, मुड़ने पे आवाज होने लग रहा है, अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल a हो और अगर उसका बल जो है F हो, तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला से कोई बता सकता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो लिखो नीचे, प्रतिबल इक्वल टू सर को कोई मुड़ने पे आवाज करने लगता है। ये जो फोर्स है, ये F जो है, ये परपेंडिकुलर दिशा में होना चाहिए 90 डिग्री पे। अगर सरफेस ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसके अगर सरफेस ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर दिशा में होगा, तब जो है स्ट्रेस इक्वल टू या प्रतिबल इक्वल टू बल बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल A वाले, यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल A वाले किसी अनुप्रस्थ, किसी अनुप्रस्थ किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में, किसी अनुप्रस्थ काट लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो, लगाए गए बल का मान F हो, कॉमा, तो प्रतिबल इक्वल टू F बाई A। ठीक है, प्रतिबल इक्वल टू F बाई A। अच्छा, अब यहां आगे से बताओ तो कोई ऐसा यूनिट क्या होगा प्रतिबल का,
आगे से यहाँ बताओ, टन, और यहाँ से तुम टन होना। इधर से बताओ, यहाँ बीच से बताना, फ्रंट दोनों को छोड़ के, यहाँ बीच से जो 3-4 लोग हैं। टन, वेरी गुड। फॉर्मूला मेरे सामने है, ठीक है। प्रतिबल इक्वल टू क्या है, बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। बल का क्या होता है SI यूनिट, न्यूटन होता है, और ये डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल भी तो है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा है, हमको फॉर्मूला से निकालना है। SI यूनिट जो होता है, जो भी मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है उसी से निकलेगा ना, ठीक है। जैसे ये न्यूटन बोल रही थी, तो न्यूटन ये सोच के बोल रही कि प्रति बल, तो बल है मतलब न्यूटन है, यही सोच लॉजिक लगाई होगी। लेकिन हमको फॉर्मूला से देखना है, प्रति बल में सिर्फ बल नहीं, आगे प्रति भी लगा हुआ है, तो वो इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख लो SI मात्रक या SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, बाह्य बल लगाने पे कई बार क्या होता है कि उसका आकार जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो आकार कितना परिवर्तित हुआ पिछले आकार के रेशियो में, मतलब अगर हम बाह्य बल किसी में लगाए किसी चीज पे, उसके अंदर वापस से विपरीत बल लगा, आंतरिक विपरीत बल लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रतिबल बोल रहे हैं। अगर हम किसी चीज पे बाह्य बल लगा रहे हैं तो उतना ही वो चीज मेरे अंदर से बल लगा रहा है, वापस अपने उसी अवस्था में जाने के लिए अंदर से उतना ही बल लगा रहा है, और वो उसके विपरीत दिशा में, बाह्य बल के विपरीत दिशा में लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रतिबल या स्ट्रेस बोल रहे थे। अब एक दूसरा बात हम बोल रहे हैं कि बाह्य बल जब हम लगा रहे हैं, मान लो उसका जो है परिस्थिति बदल गया, उसका जो है शेप जो है या उसका आकृति जो है वो बदल गया। वो आकृति कितना बदला विथ रिस्पेक्ट टू कितना पहले था, मतलब पहले अगर ऐसे इसी एग्जांपल में हम इसमें बाह्य बल लगाए, अब देखो ये दिख रहा है गड्ढा बन गया यहाँ पे, तो आकृति कितना बदला विथ रिस्पेक्ट टू पहले पूरा फूला हुआ था, तो ये आकृति कितना बदला बाह्य बल लगाने के कारण आकृति कितना बदला, उसी को हम लोग विकृत या स्ट्रेन बोलते हैं। हिंदी में विकृत या इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। रख लेते हैं, बात समझ में आ रहा है। किसी भी चीज पे बाह्य बल लगाए, बाह्य बल लगाने से अगर उसका आकृति बदल गया, तो आकृति कितना बदला विथ रिस्पेक्ट टू पिछला आकृति क्या था, उसी को हम लोग विकृत या स्ट्रेन बोलते हैं। तो लिखो विकृत और इंग्लिश वाले स्ट्रेन। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे विकृति कहते हैं। तो इसे विकृति कहते हैं। मान लो कोई चीज x लेंथ का है, उस पर बाह्य बल लगाए तो नया लेंथ जो है वो डेल्टा x बन गया, तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। कोई चीज अगर x लंबाई का है, उस पर बाह्य बल लगाए तो उसका नया लंबाई जो है वो डेल्टा x बन गया। कोई भी चीज में चेंज होता है उसको डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा बोलते हैं ना, इस साइन को सबको पता है ना, डेल्टा बोलते हैं हम लोग। तो ठीक है, DELTA। तो
अगर कोई भी चीज में कुछ बदलाव होता है, हल्का चेंज होता है, उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर नया आकृति जो है वो डेल्टा एक्स हो गया, पुराना आकृति एक्स था बाह्य बल लगाने से, तो स्ट्रेन या तुम्हारा विकृति बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब तुम हमको बताओ यहां से, हाँ, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? या यहां तुम दोनों बताओ, आगे से चारों लोग बताओ। 10 पर मीटर स्क्वायर होगा, एक आंसर आया हमारा। इधर से बताओ, आगे से 5 लोग, नहीं होगा। और इधर से कोई आंसर, यहां से न्यूटन यूनिट लेंस, भाई कुछ नहीं वाला। ठीक है, यहां से तुम चारों, नहीं होगा, तुम भी कुछ नहीं बोल रही हो। ठीक है, अब बताओ, हम कोई भी चीज का फॉर्मू क्या हम बोले हैं, किसी भी चीज का एसआई यूनिट निकालना है तो फॉर्मूला चेंज, मान लो लेंथ का बात कर रहे थे, मान लो इसको लेंथ है, कुछ भी हो सकता है, ये एरिया भी हो सकता है, हम बोल रहे हैं जो भी चीज ये है वही चीज ये है। तो अगर ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, लंबाई का यूनिट मीटर होता है, और लंबाई का यूनिट मीटर होता है। मीटर मीटर कट गया, क्या हो गया, कोई यूनिट नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए कोई यूनिट नहीं या यूनिटलेस जो यहां से बोल रहे थे, 2 लोग इधर से 1 लोग यहां से बोले थे, तो वो सही था। मान लो ये बाह्य बल से अगर किसी का क्षेत्रफल कम कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और एक्चुअल में जो पहले से था उसका भी वो भी क्षेत्रफल में था, तो उसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। मतलब जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है ना, दोनों तो कट गया दोनों का यूनिट, तो वो उसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या हो गया, कुछ नहीं, क्योंकि ये एक रेशियो है, या क्योंकि ये एक अनुपात है। रेशियो मतलब अनुपात है, क्योंकि ये एक, तो अनुपात का जो है एसआई मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अनुपात में तो ऊपर नीचे कट जाता है। तो नेक्स्ट लाइन इसमें लिख लो, नेक्स्ट पैराग्राफ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हारा बीपीएससी पूछे हुए है, ये क्वेश्चन पूछे हुए है कि स्ट्रेन या तुम्हारा विकृति का एसआई यूनिट क्या है। और कंफ्यूजन कहां होता है ना, एग्जाम में हम बता रहे हैं, रियल लाइव एग्जांपल हम बता रहे हैं, कंफ्यूजन ये नहीं होता है। तुमको याद है कि ठीक है विकृति लेस है, अब तो पता चल गया है कि उसमें यूनिट लेस है, विकृति लेस बोल रहे हैं, यूनिट लेस है, अभी तो पता चल गया। वहां पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई वो स्ट्रेस था कि स्ट्रेन था। बहुत लोग एग्जाम में ये जानते हुए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके आ जाएंगे उसका आंसर, समझ रहे हो, उसको प्रतिबल से कंफ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में तो अलग अलग दिख रहा है, प्रतिबल है और विकृति है। हिंदी में एक जैसा, इंग्लिश में एक जैसा लगता भी है, स्ट्रेस है एक, एक स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस का यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन स्ट्रेन का यूनिट यूनिटलेस है। एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन होता है, और ये पूछे हुए है कि स्ट्रेन का यूनिट पूछे हुए। ठीक है, तो लिख लो, क्योंकि विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, ऐसा यूनिट इसका कुछ नहीं। सिंस इट इज अ रेशियो देयरफॉर इट डजंट हैव एनी यूनिट। क्योंकि क्योंकि विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसको अंडरलाइन कर देना नीचे, मात्रक नहीं का को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हुक का नियम या हुक्स लॉ। हुक का नियम, हुक का नियम या हुक्स लॉ इसमें। ठीक है, इसमें लिख लो पहले, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के अनुसार, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के अनुसार
यदि वस्तु में विकृति, सॉरी, यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है, कॉमा, तो पदार्थ अधिक नहीं है, क्या हुआ, नहीं लिखा पा रहा है क्या, पिच आ रहा है, टूट जाए तो कुछ वो कर दिया करो, स्पेस छोड़ दिया करो, इतना घबराने टेंशन लेने का बात नहीं है। मतलब कुछ लोग ना, कुछ एक आध वर्ड छूट जाता है, ऐसा लगता है घर जाए तो बात बिक गया, मतलब क्या हो गया भाई, इतना दुख होने का बात नहीं है, छोड़ दो, दो वर्ड छूट गया तो उसको छोड़ दो, बगल वाले से लिख लेना, बगल वाले सिर्फ हंसने के काम नहीं आते हैं, उस काम के लिखवाने के काम भी आते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के अनुसार, कॉमा, यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है, कॉमा, तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखवा देते हैं, इफ द स्ट्रेन इन द मैटर इज नॉमिनल, applied stress on the matter is directly proportional to the strain developed in it। मतलब क्या हुआ कि अगर पहले से इस पदार्थ में विकृति नहीं है, मतलब कि इस पदार्थ में पहले से इसमें स्ट्रेन या विकृति नहीं है, ना के बराबर है, तो इसमें जितना हम बल लगाएंगे उतना ही इसमें स्ट्रेन होगा, विकृति होगा, समझे। जितना ज्यादा बाहरी बल हम लगाएंगे, मतलब जितना ज्यादा हम इस पे स्ट्रेस लगाएंगे, बाहरी जितना ज्यादा इसका अंदर का स्ट्रेस बनेगा, उसी के हिसाब से इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, उसके स्ट्रेन या विकृति के। प्रतिबल जो है, जब बाहरी बल लगा रहे हैं तो उससे प्रतिबल लग रहा है अंदर से, वो जो प्रतिबल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, स्ट्रेन यानी कि विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। इसी को हम लोग हुक्स लॉ या हुक का नियम बोलते हैं। और इसमें एक बात पहले से दिया है कि पदार्थ में पहले से विकृति ना के बराबर है, पदार्थ की विकृति जो है वो ना के बराबर है, ठीक है, तो ये लागू है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात, विकृति, प्रतिबल मतलब हो गया तुम्हारा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, अनुपात मतलब हो गया डिवाइडेड बाय, विकृति मतलब हो गया तुम्हारा स्ट्रेन। ये जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है तुम्हारा। तो लिखो, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक ई, कैपिटल ई कहते हैं। क्योंकि, फिर से एक बात समझाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज में हम जितना भी उसमें बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे, तो उससे उतना ही उसमें अंदर से क्या निकलेगा, उसमें प्रतिबल लगेगा उसी में अंदर से, यानी कि स्ट्रेस उसमें उतना लगेगा। हम कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस है, किसी भी चीज का जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती है किसके, उसके विकृति या
चेन के, मतलब कि स्ट्रेस जो है जितना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा स्ट्रेन के, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ रहे हैं ना, स्ट्रेस मतलब हो गया तुम्हारा प्रतिबल और स्ट्रेन हो गया तुम्हारा विकृति। तो प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, ठीक है। अब इसको एक साइड ले जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1। यहां पे जब इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक क्या बनेगा, एक कांस्टेंट बनेगा, उसी कांस्टेंट को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। बात समझ गए। स्ट्रेस जो है या प्रतिबल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है स्ट्रेन यानी कि विकृति के। तो इसी से हम लोग ये फॉर्मूला निकाले हैं। ये कैसे निकाले, तुमको बस ये लिखने का जरूरत है, ये हम समझाने के लिए बता रहे थे कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इधर चला गया, मतलब यहां क्या बचा 1। और जब हम इस साइन को अनुक्रमानुपाती साइन को बराबर साइन से निकालते हैं, इसका मतलब एक यहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, वही कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट को हम लोग इलास्टिसिटी या तुम्हारा प्रत्यास्थता कांस्टेंट गुणांक कहते हैं। समझ में आ गया। तो E इक्वल टू प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति। नहीं समझ में आई ये बात, हुक्स लॉ से निकला कि E इक्वल टू प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति, जहां की E क्या हो गया तुम्हारा प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि एक क्या है कांस्टेंट है, यानी कि नियंताक है। ये बात समझ रहे हो ना, E एक कांस्टेंट यानी कि नियंताक है, मतलब हमेशा इसका रेशियो बटा इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी एक चीज के लिए। जैसे हम इस बॉटल का बात कर रहे हैं, तो इस बॉटल में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमेशा कांस्टेंट होगा। जितना ज्यादा हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम प्रतिबल बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा इसमें विकृति होगा। लॉजिक से भी लग रहा है, अगर बल हम कम लगाएंगे तो इसमें विकृति कम होगा, और ज्यादा लगाएंगे तो इसमें विकृति ज्यादा होगा। लॉजिक से भी लग रहा है ना ये बात। अब वो डिपेंड करेगा, जितना हम विकृति लगाएंगे उसी जितना हम प्रतिबल होगा, जितना बाह्य बल लगाएंगे उतना ही प्रतिबल निकलेगा, और उसी के हिसाब से वो उसमें विकृति होगा। अब इसमें जो लगाएं और इसमें जो लगाएं वो बराबर होगा क्या, नहीं। तो इस पदार्थ का किसी एक पदार्थ के लिए, जब भी हम जो बात करते हैं कि कांस्टेंट है, तो ये एक किसी एक चीज के लिए बात करते हैं, इसके लिए फिर अलग होगा। तो हर किसी का जो ये कॉफिशिएंट होगा, जो इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट बोल रहे हैं, ये क्या होगा, हर किसी का अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक चीज का वो कांस्टेंट होगा। अगर बढ़ाएंगे, प्रतिबल बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ई मेरा बदलेगा नहीं, उसी के हिसाब से क्या बदलेगा, अगर हम प्रतिबल बढ़ाए तो क्या बढ़ेगा, विकृति बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है, यही मेरा हुक्स लॉ बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। क्या हुआ, एयर बल, हाँ हवा का जो बल लगता है, एटमॉस्फेरिक हवा का जो बल हम पे लगता है, अच्छा वो वैक्यूम जो क्रिएट होता है, ये जो है तुम बता रहे हो, अगर हम खोल दें और इसका अगर दाब दें और तब कैप्चर कर दें इसको ऐसे, तो ये हमेशा दबा हुआ रह जाएगा, यही बोल रहे हो ना। अब खोलने के बाद वो फिर से हवा जाने पे, अगर ये डिपेंड करता है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो बोल रहा है कि अगर हम इसमें, जैसे हम इसको दबा दिए और इसको हम ढक्कन लगा दिए, तो ये दबा रह जाएगा, फिर हम इसको जैसे ही खोलेंगे वापस से ये फैल जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक तो इसमें लग रहा है इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये इलास्टिक चीज है, तभी ये वापस से अपने अवस्था में आना चाह रहा है, और इसको वापस अपने अवस्था में क्या ला रहा है, हवा जो ला रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, वायुमंडलीय दबाव जो है वो हवा भर दे रहा है। अगर इसमें से हम हवा निकाल दें और तब लगाएं, तो हवा अब इसमें आने का कोई स्कोप नहीं है, अब हवा का बल इसमें अंदर नहीं लग सकता, इसलिए ये इसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोल देंगे, वापस से हवा इसमें अंदर जा पाएगा, वायुमंडलीय दबाव के कारण हवा अंदर जा रहा है, तो वो वायुमंडलीय दबाव के कारण हवा इसको वापस से पुरानी स्थिति में लाना चाहेगा। अब ये अगर इलास्टिक है तभी ये पुरानी स्थिति में आ पाएगा, अगर इलास्टिक नहीं होता तो वो पुरानी स्थिति में नहीं आता। बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन।
जैसे कल हम इलास्टिसिटी पढ़ा रहे थे, तो यहां से क्वेश्चन पूछी थी ये कि इलास्टिसिटी क्या सिर्फ सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में नहीं हो सकता, गैस में नहीं हो सकता है, पूछी थी ना। तो इलास्टिसिटी मेनली जो होता है एज अ टर्म इलास्टिसिटी, वो सॉलिड में ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी ऐसा नहीं कि गैस या लिक्विड में नहीं हो सकता है। लिक्विड में जब इलास्टिसिटी का बात करते हैं तो वो सरफेस टेंशन या कंप्रेशन का यूज करता है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, पृष्ठ तनाव का रूप ले लेता है, ठीक है। वैसे ही गैस में जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराता है, आपस में सारा मॉलिक्यूल होता है ना, जो कण होता है, अणु जो होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसमें उस कॉन्सेप्ट में इलास्टिसिटी का फिर आता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन या तुम्हारा पृष्ठ तनाव क्या है कि कोई भी जो स्वतंत्र पृष्ठ है, मतलब कि कोई भी फ्री सरफेस है या स्वतंत्र पृष्ठ है, वो मिनिमम एरिया यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल में फैलना चाहता है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, यानी कि पृष्ठ तनाव बोलते हैं। कोई भी चीज, कोई भी द्रव्य, कोई भी लिक्विड जो है, जब उसको गिरा दो तो वो सबसे कम एरिया, सबसे कम क्षेत्रफल अपने रेशियो में लेना चाहता है। उस सबसे कम रेशियो में क्यों फैलना चाहता है? वो कुछ रोक रहा है उसको, तभी तो वो सबसे कम फैलना चाह रहा है। वो जो उसको चीज रोक रहा है, जो ज्यादा दूर नहीं फैल के उसको उतना ही दूर सबसे कम सरफेस एरिया लेने के लिए बोल रहा है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव बोल रहे हैं। तो इसमें लिखो, किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी कि फ्री सरफेस, जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी कि फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, घेरने की प्रवृत्ति रखता है, तथा एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। इंग्लिश में बता दे रहे हैं हम तुम लोग, कॉमा पृष्ठ तनाव कहलाता है, कॉमा पृष्ठ तनाव कहलाता है। इंग्लिश में लिख लेना, सरफेस टेंशन इज द इलास्टिक टेंडेंसी, surface tension is the elastic tendency of a fluid surface which makes it to acquire the least surface area possible, the least surface area possible। मतलब कि किसी द्रव, कोई भी लिक्विड, उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है, मतलब कि जो फ्री एरिया होता है, जो उसका फ्री सरफेस होता है, स्वतंत्र पृष्ठ मतलब उसका जो फ्री सरफेस होता है, वो सबसे कम एरिया में सिकुड़ना चाहता है, न्यूनतम क्षेत्रफल में सिकुड़ना चाहता है। किसके कारण? इलास्टिसिटी के कारण। वही इलास्टिसिटी जो लिक्विड में एक्ट कर रहा है, उसी इलास्टिसिटी के कारण जो उसका फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस मतलब समझ रहे हो, किसी भी चीज का फ्री सरफेस क्या हुआ? जो ऊपर से, जो अंदर से लिंक नहीं है किसी से, जो ऊपर से फ्री है, फ्री सरफेस जो ऊपर का है, वो सबसे कम एरिया लेना चाहता है, न्यूनतम क्षेत्रफल लेना चाहता है। मुख्य जो पृष्ठ है उसका, स्वतंत्र पृष्ठ, सबसे कम क्षेत्रफल लेना चाहता है। वो सबसे कम क्षेत्रफल लेना चाहता है मतलब कि वो क्या है? कम होना चाह रहा है। कम होना चाह रहा है मतलब क्या है? इलास्टिसिटी वाला ही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इलास्टिक होके वो सबसे कम एरिया लेना चाह रहा है। इसी को द्रव्य का हम सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव कहते हैं। बात समझे? द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो गया? जो उसका सरफेस, फ्री सरफेस एरिया है। फ्री सरफेस एरिया मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र पृष्ठ। जो उसका स्वतंत्र पृष्ठ है वो क्या है? सबसे कम क्षेत्रफल लेना चाह रहा है। किसके कारण? इलास्टिसिटी के कारण या तुम्हारे प्रत्यास्थ के कारण। इसीलिए उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ
तनाव बोल रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसका एग्जाम्पल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आया। ठीक है, जो तुम्हारा पानी का बुलबुला देखे हो, पानी का बुलबुला जो है वो क्या किस शेप का होता है? गोल स्फेरिकल शेप का होता है, गोल शेप बन जाता है। ये जो गोल शेप बन जाता है, इसका रीजन जो है वो पृष्ठ तनाव है। अब एक चीज पहले समझाते हैं। पानी, ये तुमको आगे वाले में समझाएंगे। इसमें पहले ये याद रखो कि पानी का गोला जो है, अगर जो बुलबुला जो है वो जो है गोल क्यों बनता है? कि वो सबसे कम एरिया लेना चाहता है। अगर बाकी शेप में रहेगा तो वो ज्यादा एरिया लेगा। अगर वो स्फेरिकल शेप में रहेगा, ये डायमेंशनल है तो इसलिए इसको हम सर्कल दिखा रहे हैं, इसको स्फेयर इमेजिन करना है। स्फेयर मतलब गोल बॉल की तरह। तो वो सबसे कम एरिया कोई भी चीज जो लेगा वो बॉल के शेप में लेगा। तो ये पानी जो है, पानी का बुलबुला जो है या एयर बबल जो है वो तुम्हारा गोल बन जाता है। ठीक है, अच्छा इसका एसआई मात्रक कोई बता सकते हो? एसआई यूनिट इसका क्या होगा? लिख लो, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर है। एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव। अच्छा, ये हर द्रव का पृष्ठ तनाव एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? हर तेल जो है, तेल कितना फैलेगा और पानी कितना फैलेगा या केरोसिन कितना फैलेगा, ये एक जैसा सब फैलता है। उतना ही अगर गिराएं, इतना ही तेल लें, इतना ही केरोसिन लें, इतना ही पानी लें, सब एक जैसा फैलेगा। सब अलग अलग फैलेगा। अलग अलग फैलना है मतलब फैलने का वो क्या है? पृष्ठ तनाव। तो मतलब हर चीज का पृष्ठ तनाव हर द्रव का जो होता है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि अलग अलग होता है। तो लिखो, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, किसी द्रव के लिए, किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति यानी कि उसका नेचर, द्रव की प्रकृति कामा द्रव के ताप, द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है, उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ की दूसरी ओर होता है, पृष्ठ की दूसरी ओर होता है। प्रकृति का तो सब कोई समझ रहा है, हर द्रव का नेचर या प्रकृति अलग अलग होता है। ताप हम लोग सब लोग समझ रहे हैं। ये जो तीसरा वाला माध्य वाला पॉइंट है, ये कोई बता सकता है क्या बोलना चाह रहा है ये पॉइंट? पृष्ठ तनाव जो है तीन चीजों पे बोल रहे हैं। एक तो द्रव के प्रकृति पे, ठीक है, हर द्रव का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना प्रकृति होता है। जैसे इंसान का अलग अलग नेचर होता है, वैसे ही द्रव का अलग अलग नेचर हुआ। ठीक है, वैसे ही ताप बढ़ाएंगे या घटाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा हम पॉइंट क्या लिखवाए? माध्य, लेकिन जो पृष्ठ की दूसरे तरफ, मीडियम ऑन दी अदर साइड ऑफ फ्री सरफेस। मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। जैसे कि अगर हम ग्लास पे डाले तो द्रव के दूसरे तरफ का माध्य क्या हो गया? ग्लास हो गया। अब एक लॉजिक से समझाते हैं, हम गिराएंगे नहीं। अगर हम पानी यहां पे गिराएं, स्टेबल पे गिराएं जो कि लकड़ी का है, नीचे मार्बल पे गिराएं और इस कुर्सी पे गिराएं और इस सोफा पे गिराएं, ये चार जगह गिराएं, चारों जगह एक जैसा जितना फैलेगा, सब पे अलग अलग फैलेगा। क्यों? क्योंकि द्रव के दूसरे तरफ का जो माध्यम है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये समझ गए? जैसे ग्लास में डूब रखे या
कुर्सी पे डाल रहे हैं द्रव को, किस चीज पे डाल रहे हैं, उसके दूसरे साइड का, मतलब द्रव के दूसरे साइड का जहां पे डाल रहे हैं उस पे भी निर्भर करता है कि सरफेस टेंशन या तुम्हारा पृष्ठ तनाव कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? कोई सही बोल रहा था यहां से, घटेगा, वेरी गुड। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब ताप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव जो है वो घटेगा। मतलब हर द्रव के लिए ऐसा कोई ताप होगा, बढ़ते बढ़ते ऐसा कोई ताप आएगा जिसपे कि ये क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। ये क्रिटिकल वैल्यू हम लोग बहुत जगह पढ़े हैं, हम लोग प्रकाश में भी पढ़े थे क्रिटिकल वैल्यू, 2-3 जगह हम लोग पढ़े हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ताप बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ मेरा पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन जो है वो घटते जाएगा। घटते घटते ये एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा जहां पे कि ये 0 बन जाएगा। इसी को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि तुमको क्रांतिक बोलते हैं। ठीक है, क्रांतिक ताप, तो इसमें लिख लो, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा, 0। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 होता है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन इज 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो जो हम बताए थे, यदि किसी द्रव्य का भार नगण्य हो, यदि किसी द्रव का भार नगण्य हो मीन्स नेग्लिजिबल वेट, तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी, तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी, मतलब कंप्लीटली स्फेरिकल होगा। समझ में आ रहा है ना इंग्लिश वालों को भी? अगर किसी चीज का नेग्लिजिबल वेट है तो उसका शेप जो है तुम्हारा मिनिमम सरफेस एरिया लेगा, मिनिमम एरिया जो होता है, मिनिमम सरफेस एरिया, उसको स्फेरिकल बना देगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लिख लो, वर्षा की बूंदे, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, साबुन के बुलबुले, वर्षा की बूंदे, साबुन के बुलबुले, ये सबका क्या आकार होगा, गोलाकार होगा। ये मतलब क्वेश्चन तुम्हारा बीपीएससी या स्टेट पीएससी कैसे पूछेगा कि भाई साबुन जो होता है वो गोल क्यों होता है, गोलाकार शेप में क्यों होता है साबुन का बुलबुला, या जो तुम्हारा वर्षा की बूंदे होती है वो गोलाकार क्यों होता है। 4 ऑप्शन देगा तुम्हारा, उसमें से तुमको पृष्ठ तनाव लेना है ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? लॉजिक से भी समझ में आ रहा है कि मिनिमम जो उसका फ्री सरफेस है वो मिनिमम एरिया या सबसे कम क्षेत्रफल लेना चाह रहा है। सबसे कम क्षेत्रफल जो होता है वो तुम्हारा गोलाकार शेप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, संसंजक, संसंजक तथा आसंजक बल मीन्स कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। संसंजक तथा आसंजक बल मीन्स कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोई भी चीज है वो छोटे छोटे कणों से बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल या अणु बोलते हैं। कोई भी चीज छोटे छोटे कणों से बना है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल या अणु बोलते हैं। कोई भी 2 अणु अगर सेम चीज का है, जैसे मान लो कि ये कपड़ा है, मान लो कपड़ा भी बहुत सारे अणु से बना हुआ है, तो कपड़ा का जो एक अणु है दूसरे अणु को एक दूसरे को एक बल से
खींचता है आपस में एक दूसरे के, एक फोर्स रहता है जो उसको एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ससंजक यानी कि कोहेसिव फोर्स। एक बल जिससे कि कोई भी अणु दूसरे अणु को अपने तरफ खींचता है, ठीक है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। अगर किसी सेम चीज का है, जैसे कपड़ा है, तो एक कपड़ा मान लो एक ही चीज से बना हुआ है, तो एक अणु दूसरे अणु, एक कण दूसरे कण को अपने ही टाइप के अगर कण को खींच रहा है तो उसको हम लोग ससंजक बोल रहे हैं, और अगर दूसरे किसी टाइप को खींच रहा है तो उसको हम लोग असंजक बोल रहे हैं। मतलब कि कोहेसिव फोर्स हो गया सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को हम लोग एडहेसिव फोर्स बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया? आया सबको समझ में? ये कॉपी का जो कवर है और ये जो कागज है, ये दोनों अगर अणु जो है एक दूसरे को खींच रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, असंजक हो जाएगा या ससंजक हो जाएगा? असंजक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये चीज जो है ये अलग मटेरियल का है, इसका जो अणु है वो अलग है और इसका अणु अलग है। इन दोनों के बीच अगर बल होगा एक दूसरे की ओर खींचने का बल जो होगा उसको हम लोग असंजक। लेकिन सिर्फ अगर यही ले लें, यही कवर ले लें और इसके अंदर के अणु एक दूसरे को आपस में खींच रहा है एक दूसरे की ओर, तो वो कौन सा बल हो जाएगा? ससंजक यानी कि कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। तो लिखो, बात समझ में आ गया? अगर सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल बोल रहे हैं, और अगर डिफरेंट चीजों का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग उसको एडहेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखो आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी, आणविक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार प्रत्येक पदार्थ के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जिन्हें मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं, इंग्लिश वाले मॉलिक्यूल। ये अणु, फुल स्टॉप के बाद, ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करना, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, जो आकर्षण बल कार्य करता है, उसे क्या, ससंजक या असंजक? वेरी गुड, ससंजक बल कहते हैं, यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं, उसे ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं, मीन्स डिफरेंट मटेरियल के अगर मॉलिक्यूल्स हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले, के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को, आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं, यानी कि एडहेसिव फोर्स।
आसंजक बल कहते हैं, यानी कि एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अगर तुम तेल के ऊपर पानी डालो, घर में कभी ऐसा होता ही है, तेल में पानी गिर जाता है, मान लो तेल का डिब्बा है उसमें पानी गिर जाता है, या पानी के ऊपर तेल डालो तो क्या होता है? तेल के ऊपर पानी डालने से क्या होता है? पानी क्या हो जाता है? फैल जाता है या बूंद बन जाता है? बूंद बन जाता है ना। लेकिन अगर तुम पानी के ऊपर तेल डालोगे, अभी देखना तो दिखता ही है ना रोड पे, जो ऐसे चलते चलते भी जब बारिश के दिन में काफी तेल वेल गिर ही जाता है ना, मोबिल वगैरह गिर जाता है, तो वो अजीब टाइप का फैल के रेनबो टाइप का नहीं दिखता रहता है, पूरा वो फैल जाता है। अगर इसके पानी के ऊपर अगर हम तेल डालेंगे तो तेल पूरा मेरा फैल जाता है, लेकिन अगर तेल के ऊपर पानी डालेंगे तो वो क्या होता है? बूंद बन जाता है। ये क्यों होता है, तो बता सकता है? ना कुछ इसी से रिलेटेड है। टॉपिक हम लोग ससंजक और असंजक पढ़ रहे हैं, मतलब कोहेसिव एंड एडहेसिव पढ़ रहे हैं, तो कुछ इसी से रिलेटेड है। तो मतलब कैसे असंजक, टॉपिक यही है तो इसके कारण ही होगा, मतलब कैसे? ये कोई एक एग्जांपल उठाओ, ये वाला उठा ले। हाँ, दोनों का मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो इसमें भी दोनों का मॉलिक्यूल अलग अलग है, लेकिन एक में गोल बन रहा है, एक में साथ क्यों बन रहा है जैसे? घनत्व वाला बात आएगा तो तैरने वाला बात है, वो तो उसके ऊपर तैर रहा है। मान लो तेल के ऊपर पानी तैरने लगता है, या पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है, पानी के ऊपर तेल तैरता है क्योंकि घनत्व कम होता है उसका पानी से। वो चीज हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक तेल है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, वो गोल बनना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है, लेकिन अगर पानी है पूरा और उस पर थोड़ा सा तेल डाल दिया तो वो फैलना चाहता है उसके ऊपर। ये चीज क्यों होता है? नहीं, ससंजक या असंजक से रिलेटेड है, कोहेसिव एंड एडहेसिव। तो कोई भी दो जल जो है, जल, वाटर और वाटर, ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स होगा? ससंजक यानी कि कोहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। वाटर एंड ऑयल, इसके बीच क्या होगा? आसंजक यानी कि एडहेसिव फोर्स होगा। और ऑयल और ऑयल, इनके बीच कौन सा होगा? ऑयल सबको समझ में आना ना, ऑयल मीन्स तेल हो गया, वाटर मीन्स पानी हो गया, ठीक है। तो इस इन दोनों के बीच, ऑयल ऑयल मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल होगा। तो ये जो होता है ना, वाटर वाटर के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम थोड़ा होता है वाटर और ऑयल का, और उससे कम होता है ऑयल और ऑयल का बीच। ये लॉजिक होता है कि पानी का एक कण जो है दूसरे कण से जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं या ससंजक बल बोल रहे हैं। ये जो बल होता है, पानी का एक मॉलिक्यूल और तेल का एक मॉलिक्यूल आपस में जो खींच रहा है असंजक बल से, उससे वो ज्यादा होता है। मतलब ये ज्यादा है, ऐसे है बल का, अगर वो देख लें फोर्स में तो सबसे ज्यादा बल पानी पानी के बीच है, उसके बाद वाटर ऑयल के बीच है, फिर ऑयल ऑयल के बीच है। ये लॉजिक यहां तक समझ में आया सबको? किसी भी दो पानी का मॉलिक्यूल जो है आपस में जिस बल से खींचता है, और एक पानी का मॉलिक्यूल ऑयल के मॉलिक्यूल को जिस बल से खींचता है, तो पानी जिस मॉलिक्यूल का पानी दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को जो खींच रहा है वो बल ज्यादा है पानी और ऑयल के बीच के बल का। मतलब कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल। ससंजक बल किसी जल के बीच के दो अणुओं का जो ससंजक बल है वो जल और तेल के असंजक बल से ज्यादा है। क्लियर? उसी की लॉजिक को नीचे, किसी पानी और तेल के अणुओं के बीच का जो असंजक बल है वो तेल और तेल के बीच का ससंजक बल से ज्यादा है। एडहेसिव, ये कोहेसिव हो जाएगा। वेरी गुड।
ऑयल ऑयल के बीच, वेरी गुड। कोई पॉइंट आउट तो किया यहाँ पे देख के, हम बोल कोहेसिव रहे, लिखे हुए थे ए वहां पे, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स जो है वाटर और ऑयल के बीच के एडहेसिव फोर्स से ऑयल और ऑयल का जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है, यानी कि संसंजक बल तेल और तेल के बीच का जो है आसंजक बल पानी और ऑयल से कम है। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब सबसे कम बल किसमें है? इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। अब आ जाते हैं मेरे पे, इस पे। अगर पानी के ऊपर वाटर खींचे तो वाटर का जो आपस का जो वो है बल है वो पानी और ऑयल के बल से क्या है? ज्यादा है। मतलब पानी का मॉलिक्यूल, एक पानी का अणु दूसरे पानी के अणु को जो खींच रहा है जिस बल से, और एक पानी का मॉलिक्यूल को जो एक ऑयल का तेल का मॉलिक्यूल खींच रहा है, कौन सा बल ज्यादा है? पानी वाला ज्यादा है। मतलब ऑयल वाला जो है इसको अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन पानी वाला जो है अपने तरफ खींच रहा है, तो किसके तरफ जाएगा? एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, मान लो ये, ऐसे समझो, ये एक मान लो पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये भी एक पानी का मॉलिक्यूल है, दोनों मुट्ठी है तो दोनों पानी का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरा, ये जो माइक का ये एज है, ये मान लो ऑयल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस पानी के मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इस पानी के मॉलिक्यूल को ये भी खींच रहा है, ऑयल वाला भी खींच रहा है, और ये दूसरा पानी वाला भी खींच रहा है। तो ये वाला बल जो है ज्यादा है, तो ये किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा? पानी वाले के पास जाएगा। मतलब सारा पानी जो है आपस में एक दूसरे के पास जाना चाहेगा, ऑयल के पास नहीं जाके वो पानी के पास जाएगा। मतलब पानी अपने आप को सिकोड़ लेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। नहीं समझे लॉजिक से? समझ में आ गया? अब इधर आ जाते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि पानी पे हम तेल डाल दिए, एक तेल का मॉलिक्यूल, अब इसको तेल का मॉलिक्यूल मान लो, ये दोनों मुट्ठी को, और ये पानी का मॉलिक्यूल मान लो। तेल का मॉलिक्यूल जिस बल से अपने ऊपर खींच रहा है, लेकिन पानी का मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा बल से खींच रहा है, तो ये तेल का मॉलिक्यूल जो है ये पानी के मॉलिक्यूल के पास जाएगा या तेल के मॉलिक्यूल के पास जाएगा? पानी के पास। क्यों? क्योंकि पानी जो है ज्यादा खींच रहा है, तेल जितना आपस में एक दूसरे को खींच रहा है उससे ज्यादा मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल तेल के मॉलिक्यूल को ज्यादा बल से खींच रहा है। ये क्लियर है ना? पानी का, तेल का मॉलिक्यूल दूसरा तेल के मॉलिक्यूल को खींच रहा है एक बल से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं संसंजक बल। और तेल का मॉलिक्यूल को पानी का मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडहेसिव या आसंजक बल। अब हम क्या बोल रहे हैं कि तेल का मॉलिक्यूल जो है दूसरे तेल के मॉलिक्यूल को जिस बल से खींच रहा है, उससे ज्यादा बल से तेल के मॉलिक्यूल को पानी का मॉलिक्यूल खींच रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का जो ससंजक बल है वो इन दोनों के बीच के आसंजक बल से कम है। बात समझ में आया? मतलब पानी वाला मॉलिक्यूल का जो जिस आसंजक बल से तेल के मॉलिक्यूल को खींच रहा है वो ज्यादा है। ये दोनों मेरा क्या हो गया? दोनों मुट्ठी के कौन सा मॉलिक्यूल हम बोल रहे हैं? तेल का मॉलिक्यूल है। दूसरे एग्जांपल में ये दोनों तेल का मॉलिक्यूल है, तेल के अणु है, और ये जो माइक का एज है ये मेरा पानी है, ठीक है। ये इसको पानी मान लो, ये दोनों मुट्ठी को मेरा तेल मान लो। तो अब इसको क्या खींच रहा है? इसको ये तेल भी खींच रहा है, ये मुट्ठी भी खींच रहा है, और ये पानी भी खींच रहा है, तो ये किसके पास जाएगा? पानी के पास जाएगा। मतलब ये जो तेल है वो हर पानी का मॉलिक्यूल उसको ज्यादा खींच रहा है और आपस में तेल का मॉलिक्यूल खींच रहा है, तो वो क्या होगा? इधर जो है ज्यादा खींचा हुआ है तो वो फैल जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से क्विकली बताते हैं। इसमें क्या है? तेल का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है। पानी का मॉलिक्यूल जो है दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा जोर से खींच रहा है, और ये तेल का मॉलिक्यूल भी पानी को खींच रहा है, लेकिन वो कम जोर से खींच रहा है। पानी एक दूसरे को ज्यादा जोर से खींच रहा है, तो सब पानी जो ज्यादा जोर से खींचेगा उधर ही चलेगा, तो सब पानी आपस में एक दूसरे से खिंचा के क्या हो जाएगा? सिकुड़ के एक ही जगह बन जाएगा। क्लियर यहां तक? अब इधर वाले पे आ जाते हैं। नीचे पानी है, ऊपर तेल है। अब ये तेल का एक मॉलिक्यूल दूसरे तेल के मॉलिक्यूल को एक बल से खींच रहा है, और ये तेल के मॉलिक्यूल को पानी का मॉलिक्यूल भी खींच रहा है। पानी वाला जो है वो ज्यादा बल से खींच रहा है, तो ज्यादा बल से खींचेगा तो क्या होगा? ये फैलता जाएगा चारों बगल। समझ गए? तेल सिकुड़े का नहीं, वो फैल जाएगा। अच्छे से समझ में आई बात? तो इसीलिए अगर तेल पे पानी डाले तो पानी सिकुड़ जाता है, लेकिन अगर पानी पे तेल डाले तो तेल फैल जाता है। इस चीज को लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में। तेल तथा जल के बीच, तेल तथा जल के बीच
आसंजक बल तेल तथा जल के बीच आसंजक बल, कॉमा, जल के संसंजक बल, जल के ससंजक बल से तेल तथा जल के बीच आसंजक बल, कॉमा, जल के ससंजक बल से क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? फिर से सुनो, तेल तथा जल के बीच का आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होगा। मीन्स एक तेल का मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से खींच रहा है उससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है ना, तो कम होगा ना, उल्टा लिखवाए तो कम होगा, से कम, परंतु, कॉमा, से कम, कॉमा, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम, कॉमा, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यहां तक क्लियर है? एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ो तुम लोग अपने, यही चीज जो लिखवाएं यही चीज है। अगर हो सके तो ऐसे लिख लो, इस टाइप से। ठीक है, तो हिंदी में लिख रहे हैं इसको, यहाँ पे ये स लिख लेना इसको, और इसको तुम लोग अ लिख लेना। ठीक है, स जैसा लग रहा है, स लिखना है इसको, और इसको अ लिखना, और फिर ये स। ठीक है, और बल ऐसे है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें बल है, फिर इसमें, फिर इसमें, है ना। यही डायग्राम है, यही चीज को हम लिखवाए हैं ना, इसी चीज को हम लिखवाए हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप। यही कारण है कि तेल, यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है, सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है, कॉमा, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल, कॉमा, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, केशिकात्व यानी कि कैपिलैरिटी। केशिकात्व यानी कि कैपिलैरिटी। अगर बहुत कम त्रिज्या यानी कि बहुत कम रेडियस वाला एक अगर पाइप ले लो, स्ट्रेट पाइप ले लो, तो अगर उसको पानी के ऊपर रखोगे तो पानी हल्का ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अगर उसको पानी के ऊपर रखोगे, पानी के सरफेस में हल्का डुबाओगे तो पानी स्लाइट ऊपर चढ़ जाता है, या किसी भी द्रव्य के ऊपर रखोगे तो हल्का ऊपर चढ़ जाता है। इसी को हम लोग कैपिलरी बोलते हैं या कैपिलैरिटी बोलते हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है तुम्हारा सरफेस टेंशन के कारण। ये केशिकात्व जो होता है ये तुम्हारा किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है। इसमें पानी या कोई भी लिक्विड जो होता है, अगर जिस भी लिक्विड, जिस भी द्रव्य में हम इसको डाले हैं, ये पतला सा ट्यूब, एक पतला सा ट्यूब जिसका कि त्रिज्या यानी कि रेडियस बहुत कम है, इसको अगर किसी द्रव्य में डालें तो द्रव्य के लेवल से ऊपर इसके अंदर थोड़ा सा द्रव्य चढ़ जाता है, ऊपर अंदर चढ़ जाता है। किसके कारण? सरफेस टेंशन यानी कि तुम्हारा पृष्ठ तनाव के कारण। इसी को हम लोग कैपिलैरिटी यानी कि केशिकात्व बोलते हैं। बात समझ में आया? पतला, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पतला त्रिज्या वाला होना चाहिए, कम त्रिज्या वाला होना चाहिए, पतला सा कम त्रिज्या वाला, यानी कि स्मॉल रेडियस वाला ट्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखो, कांच की बहुत कम त्रिज्या के, कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली, दोनों ओर से खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं। को केश नली या केशिका नली कहते हैं। अच्छा, ये हम बोले कि द्रव्य के लेवल से ऊपर चढ़ जाना, ये जरूरी नहीं कि ऊपर ही चढ़ जाए, कई बार जो होता है वो द्रव्य के लेवल से इसमें नीचे भी चला जाता है। अगर ये है, मान लो ये द्रव्य का लेवल है, ठीक है, लेकिन केश नली में जो है वो थोड़ा नीचे तक है, यहीं तक है द्रव्य मेरा, द्रव का लेवल बाहर ऐसे यहां तक है, लेकिन केश नली में यहीं तक है, नीचे ऊपर बढ़ गया, यहां द्रव का लेवल है मान लो, या तो ऊपर तक चढ़ गया या नीचे तक रह गया, नीचे चला गया, इसी को हम लोग कैपिलरी यानी कि केशिकात्व बोलते। ठीक है, तो कहां तक लिखा है? कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं, फुल स्टॉप। केश नली में किसी द्रव्य के, केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना, केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं, को केशिकात्व कहते हैं। ये देखो, ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज या गुणों की बात कर रहे हैं, ये सब में अभी हम खाली डेफिनेशन सबका लिखवाते जा रहे हैं, फिर इसका क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, हमको इसका डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, तो हम डेफिनेशन तुम लोग को लिखवा दिए, ये नहीं पूछेगा बीपीएससी कि बताओ ये कैपिलरी एक्शन या केशिकात्व क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछेगा इसके एग्जाम्पल पे, तो हम लोग वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। बात समझ रहे हो ना?
हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं समझने के लिए, जस्ट ये फेनोमेना, ये चीज होता क्या है, लेकिन ये चीज किस में होता है ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा कि ये चीज किस में होता है। मतलब कोई एग्जांपल दे देगा कि ऐसा हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, कौन से गुण के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे हम बोले थे ना कि बुलबुला जो है वो गोल क्यों हो रहा है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि जो साबुन का बुलबुला है जो वो गोल क्यों होता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। या उसी टाइप से इसमें जब हम लोग अभी एग्जांपल्स कराएंगे तो वैसे क्वेश्चन पूछता है। तो हमको डेफिनेशन या किसी भी चीज का जो हम लिखवा रहे हैं वो बस जानना है कि क्या है, लेकिन वो क्या है नहीं पूछेगा। बीपीएससी क्या पूछेगा, इस चीज में क्या होता है, मतलब इसका एप्लीकेशन पूछेगा, तो उस चीज पे हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन एप्लीकेशन किसी भी चीज का समझने के पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, इसीलिए हम एक थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन सब चीज का लिखवा दे रहे हैं। लेकिन मेनली हमको इसका एप्लीकेशन, मतलब कहाँ ये यूज होता है, कि कौन से चीज में कौन से गुण के कारण ऐसा हो रहा है, ये मेरा क्वेश्चन का फोकस ये रहता है। बात समझ लो, अपने पढ़ने का तरीका वैसे रखना, ये नहीं कि घर जाके सबको रट रहे हैं, घर जाके ये सारे डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है। ये सारे डेफिनेशन एक बार समझ गया कि भाई इसमें ये होता है, इसका मतलब ये होता है, सरफेस टेंशन हो रहा है या पृष्ठ तनाव हो रहा है तो भाई सबसे कम एरिया ले रहा है, लिक्विड जो है, द्रव जो है, वो उसका जो क्षेत्रफल है, जो खुला हुआ क्षेत्रफल है वो सबसे कम, या फ्री सरफेस जो है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। वैसे ही कैपिलरी मतलब क्या हुआ कि एक पतला सा ट्यूब है, वो ट्यूब में जब किसी द्रव में डालेंगे तो या तो द्रव ऊपर चढ़ जाता है द्रव के लेवल से ट्यूब में, या द्रव के लेवल से नीचे चल जाता है। इसी को हम लोग कैपिलरी या केशिकात्व बोल रहे हैं। ठीक है, यहीं तक हमको बस जानने का जरूरत है। उसके बाद हमको मेन जानना है कि ये कहाँ कहाँ होता है, के कारण क्या क्या होता है। जैसे कि पेड़ में जो है नीचे से पानी और जो फूड है वो इसी के कारण होता है। या कभी लालटेन देखे हो, आरजेडी का सिंबल जो है वो लालटेन तो सब लोग देखे होगे ना, अगर घर में नहीं देखे होगा कभी लालटेन तो आरजेडी का सिंबल देखे हो। उसमें क्या होता है, एक वो कपड़ा होता है जिसके ऊपर आग लगा रहता है और नीचे किरासन तेल रहता है, तो किरासन तेल उस कपड़ा में चढ़ता रहता है, तब ना कपड़ा नहीं जल के सिर्फ वो तेल जलता रहता है, तेल धीरे धीरे कम होते जाता है ना, और लास्ट में तेल खत्म हो जाता है तब मेरा पूरा कपड़ा जल जाता है। तो ये भी जो है केशिकात्व के कारण ही होता है। तो बीपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये क्या होता है, लालटेन में कौन सा फेनोमेना होता है, बात समझ रहे हो। लेकिन उसके लिए तुमको अब जानना जरूरी है कि भाई केशिकात्व मतलब क्या होता है। ये सबका हम मतलब लिखवा दे रहे हैं, लेकिन उसको घर जाके रटना मत। ये नहीं कि केशिकात्व एक एक डेफिनेशन को रट रहे हो, वो समय की बर्बादी होगी। उसको बस एक बार समझ लेना है और देखना है कि वो कहाँ कहाँ लगता है ये चीज। ये समझ रहे हो ना, एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा बैक ऑफ द माइंड जो है ना, कभी ये मत भूलना भाई हमको क्या चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, हमको उस हिसाब से तैयारी करना है। इस एग्जाम जो भी परीक्षा हम देना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हमको तैयारी करना है। स्टूडेंट लोग ये भूल जाता है जनरली, इसलिए हम बार बार ये चीज को याद दिलाते हैं कि पढ़ने का तरीका अपना उसी तरीके का रखना, और हम साथ साथ बताते रहते हैं कि तुमको ये पढ़ना है, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है और इस पे कम ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारे पास समय लिमिटेड है। ये नहीं कि तुम हर चीज तुम बोलोगे हर चीज पे हम ध्यान देंगे ज्यादा, तो फिर तुम वेस्ट कर रहे हो पैसा, मतलब वो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। तुमको वो बोलते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जानते हो। अगर हमको लग रहा है कि अगर हम 500 पेज का बुक पढ़ने से मेरा एक क्वेश्चन बनेगा तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हम ये 500 पेज का बुक नहीं पढ़ेंगे। इससे अच्छा अगर कहीं से 200 पेज पढ़ने से 4 क्वेश्चन पढ़ रहा है या 5 क्वेश्चन बन रहा है, उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे, इस पर कोई फोकस नहीं करेंगे। इसी को हम लोग कॉस्ट बेनिफिट, यहाँ पे हमको जितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट मतलब यहाँ तुम्हारा टाइम है, जितना तुम्हारा टाइम लग रहा है उतना तुमको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उस हिसाब से अपना पढ़ाई किया करो। ठीक है, चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। किसी द्रव के, ये लिखवा दिया ना, केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। अब केश नली में ऊपर या नीचे क्यों घट रहा है, किसके कारण घट रहा है, कोई बोला यहां से, पृष्ठ सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये लिख लो, किसी द्रव में, किसी द्रव के केश नली में, किसी द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण, ऊपर चढ़ने तथा अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है।
द्रव का पृष्ठ तनाव है। अब इसके उदाहरण लिख लो, केशिकात्व के उदाहरण। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना केशिकात्व के उदाहरण। यानी कि एग्जाम्पल्स। पहला, जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य जल का पौधों में के तनों में बनी असंख्य केश नलिया में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। दोबारा बोल दें क्या? जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। जलकर पौधों में के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना मतलब जो तुम्हारा पानी होता है, रूट्स पे हम लोग पानी पटाते हैं ना, या मिट्टी नीचे से पानी ले रहा है ना पेड़, तो वो पेड़ जो पानी है बाकी टहनी में कैसे पानी पहुंच रहा है? तो वो एक्चुअली पेड़ के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा केश नली है, असंख्य केश नली है, उसी के थ्रू पानी जो है चारों बगल, चाहे पत्ता हो चाहे अलग अलग ब्रांचेस हो, उसमें पहुंचता है। तो वो किसका, उसका रीजन क्या हो गया तुम्हारा? केशिकात्व हो गया। दूसरा हो गया नंबर 2, अभी जो बताए थे, लालटेन में मिट्टी का तेल। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना। का बत्ती में ऊपर चढ़ना। उसी तरह उससे मिलता जुलता है मोमबत्ती के धागों से, मोमबत्ती में आगे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फाउंटेन पेन की निब। फाउंटेन पेन की निब। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, स्याही सोखते, स्याही सोखते का कार्य में भी, का कार्य में भी केशिकात्व क्रिया पर निर्भर करता है। केशिकात्व क्रिया पर निर्भर करता है। अच्छा, जो तुम लोग पेन यूज कर रहे हो, ये पेन लिख रहे हो, इसमें भी केशिकात्व है कारण लिखा रहा है। ग्रेविटी के कारण लिखा रहा है ना, ग्रेविटी के कारण नीचे रिफिल है। और इसका एक एग्जांपल है, ग्रेविटी के कारण इसलिए हो रहा है, गुरुत्व के कारण। कभी अगर ऐसे यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे कागज और आप ऐसे लिखना शुरू करो, थोड़ी देर बाद ये लिखाना बंद हो जाता है। कभी दीवार पे कागज रख के लिखे हो हड़बड़ी में, थोड़ी देर बाद चलना बंद हो जाता है। पेन अगर मेरा ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हो जाए और ऐसे दीवार पे, जैसे ये तो पेन नहीं है, ये तो मतलब इसमें है ना, अगर यही पेन रहता है एक्चुअल पेन जो रिफिल वाला है, और इसको ऐसे लिखते, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है? चलना बंद हो जाता है, क्योंकि गुरुत्व के कारण उल्टा साइड चले जाता है। गुरुत्व के कारण नीचे रहता है और जो निब होता है उसको थोड़ा थोड़ा निकालते रहता है। हम यहाँ पे जो एग्जांपल दिए थे वो फाउंटेन पेन था। फाउंटेन पेन मतलब जो
बहुत जमाना पहले, या शायद घर वर पे होगा किसी के पुराने जमाने का, इंक में डुबा के जो लिखते थे, तो इंक में डुबाते थे तो छोटी छोटी नलियां होती है उसकी निप में, जो कैपिलरी ट्यूब के कारण के तरह काम करती है। तो वो नलियां में थोड़ा थोड़ा इंक जो है वो ऊपर चढ़ जाता है, और फिर लिखते हैं, थोड़ा दूर लिखते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर उसको डुबाते हैं तो थोड़ा थोड़ा इंक जो है उसमें चढ़ जाता है, निकालने के बाद भी थोड़ा चढ़ा रहता है उसमें इंक, फिर उसको लिखते हैं तो धीरे धीरे घटते घटते खत्म होता है। तो वहां पे केशिकात्व हो रहा था। लेकिन ये जो तुम लोग नॉर्मल रिफिल वाला पेन यूज करते हो, इसमें गुरुत्व के कारण लिखाता है ये चीज ध्यान रखना। कंफ्यूज करने के लिए बीपीएससी हो सकता है कि ये वाला पेन का एग्जांपल दे दे, अभी तो हम फाउंटेन पेन लिखवा दिए, पेन पेन एक जैसा लगा लिख दिए, तो हर पेन में नहीं, जो इंक में डुबाने वाला पेन होता है उसमें केशिकात्व यूज होता है। कैसे यूज होता है समझ गए ना, पतला पतला उसमें नली होता है, वो जो निब होता है उसका, पेन का जो नोक होता है उसमें ऐसे बना हुआ, कोई देखे हो इस टाइप का बना रहता था, ऐसे टाइप का शेप रहता, और इसमें पतला पतला बहुत पतला पतला नली होता है, ठीक है। तो नली, यही नली क्या है, ये केश नली है। इसी को इंक में जब हम डुबाएंगे तो इस नली में थोड़ा थोड़ा चढ़ जाएगा, इंक से निकालेंगे तो फिर लिखेंगे, लिखते लिखते यहाँ तक जब पूरा खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो गया, फिर डुबाना पड़ता था इंक में, ये होता था। और जो तुम नॉर्मल पेन से जो लिख रहे हो वो तो गुरुत्व के कारण हो रहा है। उसका एग्जाम्पल तो ऐसे ही दिख गया कि जब हम उल्टा लिखेंगे तो वो चलना बंद हो गया। कोई भी चीज का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से निकालो ना भाई, कि कैसे काम कर रहा है भाई, खड़ा होकर जब लिखते हैं तो वो नहीं चलता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गुरुत्व से रिलेटेड जरूर होगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है तो नहीं चल रहा है। दिख रहा है ना, ये तो लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल निकल जाता है। वही बोलते हैं, क्वेश्चन वहां पे करोगे ना, बहुत सारा चीज अगर थोड़ा सोचोगे ना, भले नहीं पढ़े होगे, अपना थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, दो चार जगह फैलाओगे अपना दिमाग कि अच्छा ऐसा करते थे, वैसे सिचुएशन में ऐसा होता था, तो ऐसे करके निकल जाएगा। अंतरिक्ष में एक अलग पेन कुछ यूज होता है, वो 3 इडियट्स वाला तुम बता रहे हो ना, 3 इडियट में कुछ वो होता है जिसमें वो उस एग्जाम्पल में भी एक्चुअली 3 इडियट्स में भी बोला था कि क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पे पेन नहीं चलता है। याद हो अगर तो उसमें फिल्म में भी यही बोला था, जो प्रिंसिपल था वो बोला था कि ये स्पेशल पेन है क्योंकि ये अंतरिक्ष में भी चलता है, नॉर्मल पेन गुरुत्व के कारण नहीं चलता है। इस पे रैंचो भाई बोले थे कि वो पेंसिल क्यों नहीं यूज करते हैं, उसका भी अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि नोक टूट के आंख में चला जाएगा अगर पेंसिल हो। तो उसमें कुछ ऐसा प्रिंसिपल यूज होता है जो बिना गुरुत्व के लिखता है, लाखों करोड़ों खर्च करके, जैसे उसमें बताया था। एक्चुअल हमको भी नहीं पता है ऐसा पेन क्या होता है, लेकिन उसमें यही बताया था कि वो लाखों करोड़ों खर्च करके उसमें बिना गुरुत्व के, तो वहां पे भी बोला था कि क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, इसका मतलब नॉर्मल पेन क्यों चल रहा है मेरा, गुरुत्व के कारण। एग्जाम्पल से वही मूवी याद कर लोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं। वो मूवी में बोला ही था यही लाइन कि वहां पे ग्रेविटी नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष में पेन नहीं चलता है। एस्ट्रोनॉट, ये एस्ट्रोनॉट पेन है। वो कौन से प्रिंसिपल से बनाया था एस्ट्रोनॉट पेन, वो हमको देखना पड़ेगा, वो नहीं पता हमको, लेकिन मतलब वो बिना गुरुत्व के प्रिंसिपल पे वो चल रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्कोसिटी से शुरू करेंगे, यानी कि श्यानता से शुरू करेंगे, और हम लोग इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे। एक दो टॉपिक बस और है, श्यानता है तुम्हारा, और ये है क्या कहते हैं, प्रेशर है, और प्लवन का सिद्धांत है, फ्लोटिंग है, उससे रिलेटेड आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये 3-4 सिद्धांत है और उसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस क्लास में किसी को डाउट है, कुछ भी समझ में आ रहा है ना सबको। और हम लोग को सिर्फ समझना है, फिर से एक बार बोल रहे हैं, जितना भी चीज आज हम समझाए हैं तुमको सिर्फ समझना है, उसको रटना नहीं है, क्योंकि रट के उसको कोई फायदा नहीं है। उसका जो उदाहरण है उसको हल्का याद में रख लेना, लेकिन बाकी चीजों को रटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, ताकि एग्जाम में कुछ भी नया उदाहरण दे दे तो वो समझ से तुमको निकालना है कि अच्छा इसमें ये हो रहा था। इसीलिए हम तुमको स्पेसिफिकली ये वाला उदाहरण जो है ना, ये वाला जो उदाहरण है ऑयल वाला और ये वाला, इसीलिए हम समझाएं कि किस तरीके से हमको सोचना है। जो पृष्ठ तनाव वाले में ये एग्जांपल दिखाए थे ना, वाटर और ऑयल वाला और ये सब वाला, ये किस तरीके से सोचना है हमको ये बताने के लिए बोले थे कि एग्जाम में इस टाइप का कुछ और वेरिएशन दे देगा तो हमको सोचना इस तरीके से एग्जाम